नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। देखते हैं आगे। इसके पहले हम लोगों ने बीमा के विषय में जाना था, उसके सिद्धांत के बारे में भी अब जानना है, क्योंकि सिद्धांत बहुत ज़रूरी है कि बीमा का सिद्धांत क्या होता है। जैसे हर एक चीज़ का कोई किसी न किसी प्रकार का सिद्धांत होता है, वैसे ही बीमे का भी सिद्धांत होता है। तो यहाँ पर हमको सिद्धांत देखना है, जिसके अंदर सबसे पहला है संपूर्ण विश्वास का सिद्धांत। विश्वास का सिद्धांत है कि जैसे कि आप अपने परिवार के व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति पर विश्वास करते हैं। आज हम लोग देखते हैं कि आज के समय में विश्वास बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। अगर विश्वास नहीं है तो आप कभी किसी व्यक्ति के साथ नहीं रह सकते हैं, क्योंकि विश्वास ही जीवन है। इसीलिए यहाँ पर भी विश्वास का सिद्धांत है कि कहने का मतलब ये है कि कंपनी को ग्राहक पर विश्वास करना पड़ता है और ग्राहक को कंपनी पर यानी इंश्योरेंस कंपनी पर भी विश्वास करना पड़ता है, क्योंकि विश्वास के बिना दुनिया नहीं चलती है। बीमा के अनुबंध का उद्देश्य लाभ प्राप्त करना कभी नहीं हो सकता है। बीमा अनुबंध का उद्देश्य क्षति की आर्थिक भरपाई, क्षति यानी आपको किसी प्रकार का नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई के लिए क्या होता है, बीमा कराया जाता है। यानी आपको कहने का मतलब ये है कि अगर किसी वस्तु का आप इंश्योरेंस करवाते हो और उस वस्तु को अगर नुकसान होता है तो उसकी आर्थिक भरपाई होती है। आर्थिक भरपाई, जो पैसे आपको अपने घर से देने वो आपको आपके घर से न देकर क्या करती है, इंश्योरेंस कंपनी आपको देती है, जिससे आपके घर के पैसे बचे रहते हैं। बीमा का मूलभूत विचार सामाजिक है, समाज के लिए किया जाता है। इसलिए बीमा करार के पक्षकारों को परस्पर संपूर्ण विश्वास करना होता है, यानी दोनों ही पक्षों को एक दूसरे पर विश्वास करना होता है। अनुबंध यानी करार करते समय दोनों पक्षकारों को बीमित वस्तु से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी देनी होती है। यानी कंपनी को भी अपने विषय में संपूर्ण जानकारी देनी होती है। इंश्योरेंस के बारे में क्या नियम है, क्या नीति नियम है, क्या करना है, कैसे करना है, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी देनी होती है। तो साथ ही जो कस्टमर है उसे भी अपनी संपूर्ण, सच्ची और सारी जानकारी देनी होती है। बीमा लेते समय जानकारी न पूछी गई हो, यदि अनुबंध पर प्रभाव पड़ता हो तो एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को देनी होती है। बीमा लेते समय अगर जो भी जानकारी न पूछी गई हो तो भी क्या होता है, करार के अनुसार क्या करना पड़ता है, एक दूसरे को देना होता है, ताकि आसानी से और अच्छी तरह से उसकी क्षतिपूर्ति की जा सके। इसके बाद है कि इसके बाद है कि इसके बाद होती है कि कोई भी जानकारी छुपाकर किया गया बीमा का अनुबंध धोखा कहलाता है। यानी किसी भी जानकारी को अगर आप छुपाकर इंश्योरेंस करते हो तो वो क्या कहलाता है, धोखा कहलाता है। और संपूर्ण विश्वास के सिद्धांत का भंग होता है। यानी अगर जैसे कि आप इंश्योरेंस करवा रहे हो और इंश्योरेंस करवाते समय आपको जो भी जानकारी पूछी जा रही है उस जानकारी के बारे में सही आपको जानकारी देनी है। अगर आप गलत बताते हो, जैसे कि डॉक्टर के पास मेडिकल होता है, जैसे आप इंश्योरेंस करवाते हैं, अमुक इंश्योरेंस के अंदर आपको डॉक्टर के पास से मेडिकल करवाना होता है, उस मेडिकल के अंदर डॉक्टर के द्वारा जो भी पूछे गए सवाल है उसका आपको सही जवाब देना है। अगर हाँ तो हाँ और नहीं है तो ना का जवाब आपको देना होता है। अगर हम उसके अंदर गलत जानकारी देते हैं तो वो क्या होता है, विश्वास का भंग कहलाता है। इसके बाद है कि पक्षकार को पता चले कि संपूर्ण विश्वास के सिद्धांत का भंग हुआ है तो तब बीमा अनुबंध रद्द माना जाता है और बीमा लेने वाले के द्वारा भी भरी गई प्रीमियम की रकम क्या होती है, उसे भरी गई प्रीमियम की रकम वापस नहीं मिल सकती। साथ ही जो भी क्षति हो वो भी क्या होती, पूर्ति करने में अधिकार नहीं होता। अगर हम गलत जानकारी देते हैं और उसके बारे में अगर अंत में पता चले तो क्या होगा, वहाँ पर इसके बारे में कोई भी विश्वास होता नहीं है और जो भी आपने प्रीमियम भरा वो वापस से होगा नहीं। दूसरा है क्षतिपूर्ति का सिद्धांत। क्षतिपूर्ति यानी हमारे वस्तु या व्यक्ति को किसी प्रकार का अगर नुकसान हुआ हो तो उसकी क्षतिपूर्ति, यानी हम हमारे घर से पैसे न देकर क्या करती है, बीमा कंपनी अपना पैसे देकर वो क्षति की पूर्ति करती है। जैसे यहाँ लिखा है
कि बीमा लेने वाले को हानि हो तो उससे क्षतिपूर्ति मिल सके, इसके लिए बीमा अनुबंध होता है, यानी बीमा का करार होता है। बीमा के अनुबंध का हृदय क्षतिपूर्ति का सिद्धांत है, यानी बीमा करने का जो मुख्य संपूर्ण जो सिद्धांत है वो क्या है, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत है, जो क्या करता है, अपने रही हुई कमियों को पूरा करता है। इसके बाद है कि बीमा लेने वाले को हानि हो तो बीमा कंपनी उसकी क्षतिपूर्ति कितनी करेगी, यह तय करने के लिए इस सिद्धांत का उपयोग होता है। जैसे कहने का मतलब यहाँ पर है कि अगर आपकी दुकान है और दुकान के अंदर समझो कि 10 लाख रुपए का वस्तु है, उसमें से आपकी वस्तु सारी की सारी वस्तु जल गई, दुकान जल गई, तो इंश्योरेंस कंपनी वहाँ पर आकर क्या करेगी, उसकी संपूर्ण जानकारी लेगी, कितने की वस्तु थी, कितना क्या था, उसकी संपूर्ण जानकारी लेने के बाद बीमा कंपनी क्या करती, क्षतिपूर्ति के सिद्धांत के अनुसार आपको रकम क्या करेगी, इंश्योरेंस के तौर पर देगी। यानी अगर 10 लाख रुपए का अगर आपको नुकसान हुआ है तो कंपनी आपको 8 लाख रुपए, यानी उनका जो भी नियम होता है 10% 20% काट के जो भी नियम होता है उस नियम के अनुसार आपको क्या करेगी, वो रकम आपको देगी। यानी आपको वो पैसा आपको अपने घर से न लगा कर क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनी आपको वो रकम देती, इसीलिए हम उसे क्षतिपूर्ति का सिद्धांत कहते हैं। इसके बाद है कि बीमा लेने वाले उसको हुई क्षतिपूर्ति की प्राप्ति कर सकता है, वो लाभ प्राप्त नहीं कर सकता, अर्थात जितना नुकसान हुआ है उससे अधिक रकम क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त नहीं कर सकता। जीवन बीमा को क्षतिपूर्ति का सिद्धांत लागू नहीं पड़ता है। जीवन बीमा यानी अगर किसी व्यक्ति का बीमा है तो उसमें क्षतिपूर्ति का सिद्धांत लागू पड़ता नहीं है। आपने जो इंश्योरेंस करवाया है उस इंश्योरेंस के अनुसार जितनी रकम आपको मिलनी चाहिए वही रकम आपको मिलती है। इसके बाद है कि बीमा लेने वाला वस्तु के मूल्य की तुलना में कम मूल्य का बीमा करवाए तो गर्भित रूप से स्वीकार करता है कि कम मूल्य के प्रमाण में नुकसान वही उठाएगा। उदाहरण स्वरूप यहाँ पर दिया है कि जैसे कि कोई व्यक्ति अपना वस्तु का या दुकान का इंश्योरेंस अगर समझो कि 5 लाख रुपए का कराता है और 5 लाख रुपए के इंश्योरेंस के अंदर अगर उसे 10 लाख रुपए का नुकसान होता है तो उसे 10 लाख रुपए नहीं बल्कि 5 लाख रुपए के अंदर से ही जो रकम मिलनी होगी वही मिलेगी, 5 लाख से ज़्यादा उसको रकम मिलेगी नहीं, क्योंकि इंश्योरेंस उसने कितने का करवाया है, 5 लाख रुपए का। इसीलिए 5 लाख रुपए तक को ही उसको इंश्योरेंस मिलेगा, उससे ज़्यादा मिलेगा नहीं। इसीलिए यहाँ पर एक उदाहरण दिया हुआ है कि एक व्यक्ति ने अपनी रकम 5 लाख की वस्तुओं का 3 लाख का बीमा लिया है। क्या लिया है, 5 लाख की वस्तु का 3 लाख का बीमा लिया, तो यदि वस्तु संपूर्ण नष्ट हो जाए तो उसे अधिक से अधिक 3 लाख की ही क्षतिपूर्ति प्राप्त होगी। इंश्योरेंस भले उसने वस्तु भले दुकान में कितनी भी भरी हो, परंतु अगर उसने बीमा अगर जितनी रकम का लिया है उस रकम के अंदर ही उसको क्या मिलेगी, क्षतिपूर्ति मिलेगी, उससे ज़्यादा मिलेगी नहीं। एक वस्तु का मूल्य अगर 5 लाख रुपए है, उसका 3 लाख का बीमा लिया गया तो वस्तु आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त होती है और 2 लाख की हानि होती हो तो बीमा की रकम के आधार पर क्षतिपूर्ति 1,20,000 ही मिलेगी। ठीक है, यानी 3 लाख रुपए 5 लाख रुपए की मूल्य की वस्तु है, 3 लाख रुपए का बीमा लिया गया और आंशिक रूप से यानी कुछ हिस्सा ही उस वस्तु का नुकसान हुआ है, तो जो हिस्सा नुकसान हुआ है उसके आधार पर ही क्या होगी, उसको रकम यानी क्षतिपूर्ति की रकम बीमा कंपनी देगी। इसके बाद है कि वस्तु की कीमत 5 लाख है और उसके बीमा 5 लाख की संपूर्ण क्षतिपूर्ति बीमा कंपनी करेगी। अगर वस्तु की कीमत 5 लाख है तो 5 लाख का क्या रहेगी, पूरी रकम क्या इंश्योरेंस बीमा कंपनी देती है। इसके बाद बीमा योग्य हित का सिद्धांत है। बीमा योग्य हित का सिद्धांत अर्थात बीमा लेने वाले को बीमित वस्तु में आर्थिक हित होना चाहिए। उदाहरण, मकान मालिक का मकान में आर्थिक हित हो जबकि किराएदार का ना हो, यानी जिस व्यक्ति का बीमा योग्य हित हो, यानी मकान मालिक अगर मकान मालिक है तो उसको क्या मिलता है, आर्थिक रूप से उसको सहायता मिलती है, जबकि किराएदार को इसके बारे से कोई लेना देना होता नहीं है। अधिकार परिवर्तन का सिद्धांत होता है, जब बीमा योग्य वस्तु का बीमा लिया जाता है और वह नष्ट हो जाती तो बीमा कंपनी उसकी क्षतिपूर्ति करती, तब नष्ट हुई वस्तु की मालिकी का हक बीमा कंपनी का हो जाता है, यानी उसका मालिक कौन बन जाता है, बीमा कंपनी बन जाती, उस पर मूल मालिक का अधिकार नहीं रहता। ये जीवन बीमा पर लागू नहीं होता। यानी कहने का मतलब है कि जिस वस्तु पर बीमा लिया गया हो अगर वो वस्तु संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाती है तो बीमा कंपनी उसकी क्षतिपूर्ति करती है, तो उसका
मालिक का ना हक क्या होता है, बदल जाता है। यहाँ पर बीमा के प्रकार दिए हुए, बीमा के प्रकार दो हैं, जीवन बीमा और सामान्य बीमा। जीवन बीमा के अंदर दो आते हैं, आजीवन बीमा होता है और बंदोबस्ती बीमा, हयाती बीमा जिसे कहा जाता है। सामान्य बीमा के अंदर माल परिवहन का बीमा होता है, जिसके अंदर समुद्री बीमा, हवाई बीमा और मार्ग बीमा होता है। आग का बीमा होता है, यानी वस्तु अगर आपकी आग में जल जाती है उसका बीमा होता है। और अन्य सामान्य बीमा जिसके अंदर लाभ हानि का बीमा होता है, स्वास्थ्य का बीमा होता है, लूटपाट का बीमा होता है, पशुओं का बीमा होता है, सामूहिक बीमा होता है, खेलकूद का बीमा होता है, वाहन बीमा होता है, साख का बीमा होता है, त्राहित पक्ष के लिए बीमा, धोखाधड़ी के सामने वफादारी का बीमा, दुर्घटना का बीमा, प्राकृतिक आपदा का बीमा और कर्मचारी का बीमा होता है। कर्मचारी का बीमा जो होता है वो कंपनी क्या करती है, कर्मचारी का बीमा करती है, यानी संपूर्ण कर्मचारियों का, उनकी कंपनी में जितने भी कर्मचारी करते हैं उन संपूर्ण कर्मचारियों का बीमा होता है कि कंपनी में काम करते वक्त अगर किसी भी प्रकार का नुकसान होता है तो ये बीमा कंपनी उसकी भरपाई करती है। आगे देखते हैं जीवन बीमा। जीवन बीमा के दो प्रकार हमने देखे थे, आजीवन बीमा और बंदोबस्ती बीमा। आजीवन बीमा ये होता है कि जिस व्यक्ति ने बीमा करवाया उस व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके उत्तराधिकारी को बीमा कंपनी निश्चित की गई रकम चुकाने का वचन देती। निश्चित की गई रकम यानी अगर एग्जाम्पल के तौर पर मैंने अगर 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस करवाया है तो मेरी मृत्यु होने पर मेरे उत्तराधिकारी जो नॉमिनी होता है उसे क्या करेगा, पूरी रकम चुकाने का वचन देती है। ऐसा अनुबंध यानी करार को आजीवन बीमा कहा जाता है। बीमा लेने वाला व्यक्ति निश्चित किए गए प्रीमियम निश्चित समयांतर पर आजीवन भरता है। यानी 20 साल का इंश्योरेंस होता है तो उसके अंदर निश्चित की गई रकम, अगर मैंने 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस लिया है तो उसकी जो भी निश्चित की गई रकम है वो रकम क्या होती है, प्रीमियम के तौर पर भरनी पड़ती है। वो समयांतर पर यानी 1 महीने का मैंने अगर कराया हो तो हर महीने भरनी पड़ती है, 3 महीने का क्वार्टरली होती है, हाफ ईयरली यानी 6 महीने का और ईयरली यानी साल का प्रीमियम भी एक साथ भरा जा सकता है। जीवन अमूल्य है इसलिए उसका मूल्य आंका नहीं जा सकता, यानी मनुष्य का जीवन अमूल्य है, मनुष्य के जीवन की कोई कीमत लगाई नहीं जा सकती है। परंतु व्यक्ति अपना इंश्योरेंस लेने के लिए अपने जीवन की क्या कर सकता है, एक निश्चित रकम लगा सकता है। निश्चित रकम के आधार पर वो 2 करोड़ का भी इंश्योरेंस ले सकता है, 10 करोड़ का भी ले सकता है, 10 लाख का भी ले सकता है, 5 लाख का भी इंश्योरेंस ले सकता है। पर उसे उसके अनुसार क्या होता है, प्रीमियम भरना पड़ता है। अगर जितने कम का बीमा लेगा उतना कम प्रीमियम, जितनी ज़्यादा रकम का बीमा लेगा उतनी ज़्यादा रकम उसे क्या करनी पड़ेगी, चुकानी पड़ेगी, यानी प्रीमियम के तौर पर भरनी पड़ेगी। और इसमें क्षतिपूर्ति का सिद्धांत लागू नहीं होता है। व्यक्ति की मृत्यु के का कारण शंकास्पद न हो तो बीमा कंपनी पॉलिसी की पूरी रकम चुकाने के लिए बाध्य होती है। यानी जिस व्यक्ति का इंश्योरेंस करवाया गया हो उस व्यक्ति की मृत्यु शंकास्पद न हो। शंकास्पद यानी कहने का मतलब है कि जैसे कि अमुक व्यक्ति को कोई व्यक्ति उसका पैसा लेने के लिए उसे गला दबाकर मार देता हो या उसे धक्का दे देता हो या किसी प्रकार का भी नुकसान कहकर उस व्यक्ति को मार देता हो, अगर ऐसा हो तो बीमा कंपनी कभी भी क्या करेगी, बीमा नॉमिनी को देगी नहीं। परंतु अगर उसकी मृत्यु के अंदर कोई भी शंका नहीं है तो बीमा कंपनी को वो रकम चुकानी पड़ती है। दूसरा है बंदोबस्ती बीमा, हयाती बीमा जिसे कहा जाता है। व्यक्ति द्वारा निश्चित की गई बीमा की अवधि पूर्ण होने पर उस व्यक्ति को अथवा निश्चित की गई अवधि से पूर्व व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो उसके उत्तराधिकारी को निश्चित की गई रकम चुकाने का वचन बीमा कंपनी देती है। बंदोबस्ती हयाती बीमा यानी जब व्यक्ति जीवित है तब तक वो क्या कर सकता है, प्रीमियम भरेगा और उस समय सीमा के अंदर, समय अवधि के अंदर अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो नॉमिनी को क्या मिलेगा, जो इंश्योरेंस कराया गया उसका रुपया मिलेगा। जैसे इंश्योरेंस क्या होता है, 10 साल का भी होता है, 15 साल का होता है, 20 साल का। अगर 20 साल तक अगर व्यक्ति मरता नहीं है तो व्यक्ति को क्या करेगी, जो भी बीमा की जितने के भी उसने बीमा करवाया उस बीमा की रकम उस व्यक्ति को मिलती है। अगर वो समय सीमा पूर्ण होने से पहले ही अगर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके नॉमिनी, उसके उत्तराधिकारी को क्या करेगी, बीमा की रकम दी जाएगी। ऐसे बीमा को बंदोबस्ती बीमा कहा जाता है। इस वचन के बदले में प्रतिकार के रूप में बीमा लेने वाला व्यक्ति निश्चित की गई प्रीमियम की रकम निश्चित किए गए समय मर्यादा तथा बीमा अवधि तक
भरता है। यानी जो भी रकम, जैसे अगर मैंने 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस करवाया है, जीवन बीमा करवाया है, तो उस जीवन बीमा के अंदर क्या होगा, जो भी प्रीमियम आएगा, जैसे मुझे अगर प्रीमियम 6 महीने में भरना है तो 6 महीने के, साल में 2 हफ्ते भरने हुए 6 महीने के, उन 6 महीनों के अंदर जो भी प्रीमियम निश्चित रकम की गई है वो रकम मुझे प्रीमियम के तौर पर जमा करनी पड़ेगी। और समय मर्यादा, जितनी भी समय मर्यादा हो, समय मर्यादा ने अगर 15 साल का मेरा इंश्योरेंस है तो 15 साल तक मैं क्या करूँगा, हर 6 महीने पर जो भी प्रीमियम की रकम निश्चित की गई वो मैं भरता रहूँगा। जिसके बाद मेरी मृत्यु होने के बाद या व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद क्या करेगी, उसके नॉमिनी को पूरे रकम मिलेगा। अगर व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है तब भी क्या होता है, उस व्यक्ति को उस बीमे की पूरी रकम, इंश्योरेंस की रकम मिलेगी। उसके बाद दूसरा है सामान्य बीमा, जनरल बीमा जिसे कहा जाता है। सामान्य बीमा के 3 प्रकार हैं। पहला है माल परिवहन का बीमा, दूसरा है आग का बीमा, तीसरा है अन्य सामान्य बीमा। माल परिवहन यानी गुड्स ट्रांसपोर्ट इंश्योरेंस, यानी एक वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने पर अगर किसी भी प्रकार का नुकसान होता है तो उसका भी इंश्योरेंस करवाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, माल परिवहन का बीमा कहते हैं। माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते समय पूर्ण या आंशिक हानि का जोखिम होता है। इससे संबंधित बीमा समुद्री बीमा होता है, हवाई बीमा होता है और रेलवे या सड़क बीमा के रूप में जाना जाता है। सबसे पहले इंश्योरेंस की जो शुरुआत हुई थी वो समुद्री इंश्योरेंस से ही शुरुआत हुई थी। इंश्योरेंस के विषय में ऐसा कहा जाता है कि इंश्योरेंस जो है, जैसे कि पुराने समय के अंदर जब सड़क और रेलवे मार्ग नहीं थे, हवाई मार्ग नहीं थे, उस समय क्या होता था, वस्तुओं का एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए पानी के जहाज़ों का उपयोग किया जाता था और वहीं से उस इंश्योरेंस का क्या होता है, जन्म, यानी बीमा का जन्म भी कहा जाता है कि वहाँ पर सारे व्यापारी मिलकर क्या करते थे, उसका इंश्योरेंस करवाते। तो जिस व्यापारी को जितना नुकसान हुआ करता था उस व्यापारी को उतनी रकम इंश्योरेंस के तौर पर, क्षतिपूर्ति के तौर पर दिया जाता था। अब देखते हैं समुद्री बीमा है। समुद्री मार्ग से माल परिवहन काफ़ी सस्ता लेकिन विलंबकारी और जोखिमी भी है। समुद्री मार्ग से जो अगर वस्तुओं का हम आदान प्रदान हेर फेर करते हैं तो बहुत कीमत में बहुत ही सस्ता, परंतु क्या होता है उसमें बहुत समय लगता है। दूसरा, जोखिम भी बहुत अधिक होता है। 18वीं सदी पूर्व अधिकतर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समुद्री मार्ग से होता था, इसलिए बीमा का यह प्रकार सबसे प्राचीन और सर्वव्यापी है। आज भी हम देख रहे हैं कि बहुत सारी बड़ी बड़ी वस्तुएं हैं या बहुत सारे ऐसे सामान हैं जो ख़राब नहीं होते, वो आज भी समुद्री मार्गों से क्या करती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। लाइडर्स ऑफ लंदन नाम की संस्था ने समुद्री बीमा का प्रारंभ किया था। इस संस्था ने 325 वर्ष से भी अधिक समय से अपनी विश्वसनीयता बनाए रखी है। आज भी ये कंपनी चल रही है और इसने अपनी विश्वसनीयता बनाए रखी है और आज भी समुद्री बीमा करवाया जाता है, जिसके कारण व्यापारियों को किसी भी प्रकार का नुकसान होने पर उसकी भरपाई की जाती है। दूसरा है हवाई बीमा। जिस तरह से समुद्री बीमा होता है उसी तरह से हवाई बीमा भी है कि 19वीं सदी के उत्तरार्ध से हवाई मार्ग से माल भेजना शुरू होने से हवाई बीमा का प्रारंभ हुआ। हवाई वाहन खूब तीव्र लेकिन खर्चीला तथा जोखिमी भी है। खूब खर्चीला, तीव्र है, बहुत तेज़ी से वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जा सकता है, पर खर्च भी ज़्यादा होता है, खर्च के साथ जोखिम भी ज़्यादा होता है। इसलिए हवाई परिवहन से मूल्यवान तथा कम वजन वाली वस्तुओं का ही परिवहन होता है। समुद्री और मार्ग बीमा की तुलना में हवाई बीमा का प्रीमियम दर ऊंचा होता है, क्योंकि खर्च ज़्यादा होता है, जिसके कारण इसका प्रीमियम भी ऊंचा होता है। इसी तरह से तीसरा है मार्ग बीमा और रेलवे सड़क बीमा। यानी मार्ग बीमा जिसे रेलवे और सड़क कहा जाता है। मार्ग परिवहन में भूमि मार्ग और रेलवे मार्ग का समावेश होता है। भूमि तथा रेलवे मार्ग में माल परिवहन के जोखिम में चोरी, लूटपाट, माल का स्थानांतरण से हानि आदि होते हैं। इन जोखिमों से रक्षण प्राप्त करने के लिए मार्ग बीमा लिया जाता है। जैसे कि वस्तुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब पहुंचाई जाती हैं तब क्या होती है, कितनी बार ट्रेनों के अंदर से या ट्रकों के अंदर से वस्तुओं की चोरी हो जाती है, लूटपाट हो जाती है, तथा कितनी बार
क्या होता है कि माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने पर उस वस्तु का किसी भी प्रकार से तोड़फोड़ होती है या कुछ न कुछ नुकसान होता है, जिसकी भरपाई भी कौन करता है? इंश्योरेंस के द्वारा की जा सकती है। इसलिए इन जोखिमों से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं? मार्ग बीमा करवाया जाता है, यानी रेलवे और सड़क बीमा इंश्योरेंस कराया जाता है। इसके बाद है आग का बीमा। माल तथा संपत्ति को निश्चित कारण के परिणाम स्वरूप पूर्ण तथा आंशिक हानि हो अथवा नष्ट हो जाए तो क्षतिपूर्ति के वचन के कारण प्रीमियम का बदला प्राप्त करने के अनुबंध को आग का बीमा कहते हैं। आग के बीमे में बीमा योग्य हित के सिद्धांत का अनिवार्य रूप से अमल होता है। बीमा लेते समय तथा जब माल संपत्ति को आग से हानि हो तब बीमाधारक का माल संपत्ति में निश्चित रूप से बीमा योग्य हित होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर हमने वस्तु का यानी कोई भी किसी भी जैसे घर का या ऑफिस का हमने अगर इंश्योरेंस करवाया तो उस ऑफिस के अंदर लगा हुआ जितना भी फर्नीचर से लेकर जो भी सामान सभी चीज़ों का इंश्योरेंस होता है। और इंश्योरेंस होने पर क्या होता है? इंश्योरेंस होने पर जब भी कभी भविष्य में अगर आग लग जाए तो उस आग में जितना भी नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई इस बीमा के द्वारा की जा सकती है, जिसके अंदर क्या होता है? योग्य हित यानी मालिकाना हित क्या होता है? बदल जाता है। क्योंकि पहले मालिक हम थे, पर इंश्योरेंस की रकम जब हमने ली, जब तक उसका प्रीमियम भरते रहेंगे। अब प्रीमियम भरना है, जब तक हम अपना इंश्योरेंस चालू रख रहे हैं तब तक उसका क्या है कि मालिक हमें। इंश्योरेंस लेने के बाद आग से जो भी नुकसान हुआ उसका मालिकाना हक बदल जाता है। इसलिए इसमें क्या है? मालिक को निश्चित रूप से क्या मिलता है? पूरा का पूरा हक मिलता है। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि आग से हानि हो तब बीमाधारक का माल संपत्ति में निश्चित रूप से बीमा योग्य हित होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आग से जो भी नुकसान हुआ उसका पूरी की पूरी रकम न मिलकर कुछ रकम काट के हमें क्या होती है? इंश्योरेंस के रूप में मिलती है। आगे दिया है अन्य सामान्य बीमा। अदर जनरल इंश्योरेंस भी होते हैं। अदर जनरल इंश्योरेंस यानी इसके अंदर बहुत सारे ऐसे इंश्योरेंस का समावेश होता है जिसके आपने कभी नहीं सुना होगा। बीमा व्यवसाय में विविधता के कारण बीमा के अनेक नए प्रकार अस्तित्व में आए हैं। गायक के गले का बीमा भी होता है। वाहनों के उपयोग से दूसरे को क्षतिपूर्ति देने वाला त्राहित पक्ष यानी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। अगर हम गाड़ी लेकर जा रहे हैं और एक्सीडेंट हो गया और सामने वाले व्यक्ति के हाथ पैर फ्रैक्चर हो गया या मर गया है तो क्या होता है? इसके अंदर भी हमें क्या होता है? सामने वाले व्यक्ति को इंश्योरेंस की रकम मिलती है। कर्मचारी प्रतिफल का बीमा होता है। कर्मचारी को जो भी प्रतिफल मिले यानी काम करने की जो भी सैलरी मिलती है उसका भी क्या होता है? बीमा होता है। श्रमिक बीमा यानी कर्मचारी का बीमा होता है। विद्यार्थी समूह को होने वाला सामान्य या सामाजिक क्षतिपूर्ति का, विद्यार्थियों को भी अगर किसी प्रकार का नुकसान होता है तो उसका भी बीमा होता है। चिकित्सा करवाने का प्रतिफल प्राप्त करने का बीमा, चिकित्सा यानी मेडिक्लेम जिसे कहा जाता है कि मेडिक्लेम आपने करवा दिया, आपको हर 6 महीने में आपको एक प्रीमियम भरना होता है। उस प्रीमियम के दौरान अगर आपको किसी भी प्रकार का नुकसान होता है या आपको हार्ट अटैक से लेकर कोई भी बीमारी होती है, आप 24 घंटे से ज़्यादा हॉस्पिटल में भर्ती रहते हो तो आपको क्या मिलता है? इस इंश्योरेंस की रकम मिलती है। धंधा बंद होने से लाभ में होने वाले नुकसान का बीमा। आपका अगर धंधा बंद हो गया तो उससे जो भी लाभ होने वाला था उस लाभ में से जो भी कुछ हिस्सा क्या होगा? आपको बीमा के रूप में मिलेगा। कर्मचारियों द्वारा की जाने वाली धोखाधड़ी से होने वाले क्षतिपूर्ति का बीमा। खेलकूद की स्पर्धाएं प्राकृतिक कारणों से आयोजित न की जा सके अथवा विलंबित हो तो उससे होने वाली हानि का बीमा भी क्या होता है? मिलता है। इस तरह के अनेक प्रकार के बीमे क्या हुए? इंश्योरेंस है जो अस्तित्व में आए हैं। अगर आपकी किसी टूर्नामेंट है और किसी कारण से यानी प्राकृतिक आपदा से अगर आपकी टूर्नामेंट नहीं होती है और आपने अगर इस टूर्नामेंट के लिए अगर इंश्योरेंस करवा रखा है तो टूर्नामेंट न होने पर इंश्योरेंस की जो भी रकम होगी वो आपको मिलेगी, ताकि आपके द्वारा जो भी खर्च किया गया है उस खर्च में क्या होगा? आपको राहत होगी। इस तरह के अलग अलग प्रकार के बीमे भी होते हैं। व्यक्ति के आरोग्य की रक्षा और इलाज के लिए काफ़ी खर्च करना पड़ता है। बीमा लेने वाले व्यक्ति को निर्धारित शर्तों के अनुसार बीमा प्रीमियम के बदले में बीमारी के खर्च की भरपाई करें। ऐसी बीमा पॉलिसी को स्वास्थ्य बीमा मेडिक्लेम इंश्योरेंस कहा जाता है।